हेलो स्टूडेंट्स, आइए पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ C5H10। C5H10 में पूछा जा रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कितने पॉसिबल हैं। तो बेटा C5H10 में ओपन चेन स्ट्रक्चर भी 5 होते हैं और साइक्लिक भी कितने होते हैं, 5 ही पॉसिबल होते हैं। एक स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं ये वाला, एक स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं ये वाला। जब DU1 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। 3 कार्बन पे आप बना सकते हैं, एक तो ये वाला, एक आप बना सकते हैं ये वाला, और एक आप बना सकते हैं अगल बगल ये वाला। ठीक है ना। तो 3 और 2 5 स्ट्रक्चर्स इसके पॉसिबल है। अमंग द चेन आइसोमर्स कौन सा है, तो यहां देखेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। तो ये दोनों तो आपस में पोजीशन आइसोमर्स है। तो फर्स्ट और थर्ड आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स हैं। तो फर्स्ट और थर्ड ही हैं। फर्स्ट ओनली का कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट सेकंड का मतलब नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएगा। टॉटोमर ऑफ 1 इस फर्स्ट कंपाउंड का टॉटोमर कौन सा है। तो यहाँ CS2 है, यहाँ CS2 है। H उठा करके इधर ले जाएं और डबल को नीचे ले आएं या इधर से ले जाएं, तो ये इसका टॉटोमर है। लेकिन ये इसका टॉटोमर नहीं है क्योंकि बगल वाले कार्बन से H जाता है। तो सेकंड आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। C4H6 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स संभव होंगे। तो बेटा 9 इसका आंसर है। अब हम लोग देख लेते हैं। एक तो आप बना सकते हैं CS3 CS2 C ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन, और इसका DU अगर आप चेक करें तो 2 है। अच्छा, DU 2 बताता है कि इसका अंदर या तो 2 पाई बॉन्ड है, या फिर 2 साइकिल्स हैं, या फिर 1 पाई बॉन्ड है और 1 साइकिल है। DU 2 का मतलब यही है, या तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, या 2 साइकिल्स हैं, या 1 पाई बॉन्ड है 1 साइकिल। जैसे इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है तो इसके 2 पाई बॉन्ड वाले तो हम 2 स्ट्रक्चर्स ये बना सकते हैं। अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड वाला भी हम बना सकते हैं। CS2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS2 ये बना सकते हैं। अच्छा, हम डबल बॉन्ड को अगल बगल भी लगा सकते हैं, ये ऐसे करके ये हम लगा दें यहाँ पर CS3 ऐसे करके भी हम लोग लगा सकते हैं इसको। यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं, तो ये हो जाएगा। अब साइक्लिक में जाओ, तो साइक्लिक में हम लोग एक ये वाला बना सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसकी भी DU 2 है। और इसमें हम लोग यहाँ पर ऐसे करके लगाते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें, या हम इसमें डबल बॉन्ड इसके साथ ऐसे लगा दें, या हम डबल बॉन्ड बाहर की तरफ लगा दें, ऐसे करके लगा दें, तो भी काम बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बाईसाइक्लो कंपाउंड भी बना सकते हैं ऐसे करके, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो टोटल 9 आइसोमर इसके पॉसिबल होते हैं, 9 बन जाते हैं इसके आइसोमर्स। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। अब देखो C3H9N का मतलब एमीन है। अगर हम अमीन प्राइमरी अमीन बनाने का प्रयास करें तो 2H इसको इधर देते हैं तो C3H7NH2 हो जाएगा। और C3H7NH2 प्रोपाइल है, और प्रोपाइल 2 होते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। तो इससे हम 2 अमीन बना सकते हैं, CS3 CS2 CS2NH2। एक तो नॉर्मल प्रोपाइल अमीन बना सकते हैं, एक हम लोग बना सकते हैं CS3 CH CS3NH2 आइसो प्रोपाइल अमीन बना सकते हैं। 2 डिग्री अमीन में एक हम बना लें CS3 CS2NH CS3, और एक 3 डिग्री अमीन बना लें CS3N CS3 CS3, ये 3 डिग्री अमीन। तो 2 1 डिग्री अमीन बनती है, 2 डिग्री एक 3 डिग्री अमीन। टोटल अमीन्स पॉसिबल है 4। Which of the following can exhibit टॉटोमेरिज्म। देखो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ब्रिजहेड कार्बन के हाइड्रोजन है जो कि टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ भी ब्रिजहेड कार्बन का हाइड्रोजन है जो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इधर कोई है ही नहीं क्योंकि यहाँ 2 पीएच जुड़े हैं। ये भी है डबल सिंगल, लेकिन यहाँ 2 CS3, यहाँ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये भी नहीं करेगा। यहीं पर आप देखें तो डबल सिंगल, डबल के बाद फिर सिंगल है, और जब कॉन्जुगेशन में होता है तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। यानी सिर्फ 4th वाला ऑप्शन ऐसा है जो पार्टिसिपेशन करता हुआ आपको दिखाई देगा। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डबल फिर सिंगल फिर डबल के बाद सिंगल अगर कार्बन है तो उसका हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो आंसर 4th हो जाएगा। Which of following can exit टोटल, फिर वही सेम चीज है, टॉटोमेरिज्म कौन एग्जिट करेगा। यहाँ तो CH3 लगा है और यहाँ 2 CH3 लगे हैं, तो अल्फा कार्बन तो हैं लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बगल में अल्फा हाइड्रोजन है तो ये पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि बी ओनली आंसर सही होगा। Which of the following compound cannot exit कीटोन और टॉटोमेर? इसमें से कीटोन और टॉटोमेर कौन एग्जिट नहीं करेगा? तो क्या ये एग्जिट करेगा? यस, इसके पास H है, इसके पास H है, मूव कर सकता है यहाँ से यहाँ, टॉटोमेर करेगा। सेकंड वाले में बिल्कुल नहीं कर सकता, थर्ड वाला कर सकता है, और थर्ड वाले के बाद क्या बोलते हैं आपका सेकंड वाला नहीं कर सकता है, और फर्स्ट वाला यहाँ पर हम लोग देखें एक्सिट का पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर क्या है CS2 है और ये एग्जिट करेगा। और यहाँ पर इसमें आंसर होने चाहिए आपका पहला एग्जिट करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। तो पहला, तीसरा और चौथा ये तीन ऑप्शन जो हैं वो एग्जिट करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो सॉल्वेटी प्रोडक्ट वाला तो है ही। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज टॉटोमर्स, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग चेक करें तो सबसे स्टेबल तो कीटो फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं। अब इनोल फॉर्म में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करते हैं, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ CS2 है और यहाँ आपका CH है, 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ CS2 है, यहाँ CS2 है और यहाँ पर CH3, तो 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा ज़्यादा और यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा कम। तो सेकंड के बाद आएगा थर्ड, थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, सेकंड थर्ड फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। स्टेबिलिटी को हम लोग किसके आधार पर चेक करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी स्टेबिलिटी हम लोग के आधार पर देखेंगे। Which of the following pairs of compounds are not position isomers? 1 2 3 ये है 1 2 पोजीशन आइसोमर्स हैं। यहाँ देखें 1 2 3, यहाँ देखें 1 2 3 4 पोजीशन बदल रही पोजीशन आइसोमर्स हैं। ये दोनों तो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है, तो आंसर कौन सही हो गया? थर्ड। ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में, फंक्शन ग्रुप अलग है, ये फंक्शन ग्रुप अलग है, अल्कोहल है, ये ईथर। What is the minimum number of carbon atom in alkane must have to show isomer? का एल्केन में कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, तब आपकी आइसोमर स्टार्ट होगी। मीथेन में, ईथेन में और प्रोपेन में किसी तरह की कोई आइसोमर नहीं होती है। आइसोमर आपकी आती है किसमें, क्या बोलते हैं, मिनिमम कार्बन किसमें, एल्केन में आइसोमर को शो करेंगे। तो मिनिमम कार्बन एल्केन अगर हम लोग देखेंगे तो 4 कार्बन, CH3 CS2 CS2 CH3, 4 कार्बन है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आपका आइसोब्यूटेन है, और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों ही आपस में चेन आइसोमर्स है। कौन से आइसोमर्स है? चेन। तो मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। 1 ब्यूटेन एंड साइक्लोब्यूटेन, तो आप समझ रहे होंगे ओपन चेन कंपाउंड है, साइक्लोब्यूटेन क्लोज चेन कंपाउंड है, तो ऑब्वियस है बात है आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे? रखें चेन आइसोमर्स। ये इसमें देखो नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है, इसमें नाइट्राइट ग्रुप दिख रहा है, दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये कौन से आइसोमर्स हो गए? फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। इथेनॉल का आइसोमर कौन है? तो इथेनॉल है आपका CH3 CH2OH, तो इसका एक ही आइसोमर संभव है CH3OCH3, यानी कि डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर ही संभव है इसका आइसोमर। C5 ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट। तो बेटा ये 2 डाईमिथाइल प्रोपेन को अगर हम लोग देख लें तो ये कंपाउंड अगर आप देख लें 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, तो इसमें ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, सब एक जैसे हाइड्रोजन हैं। 2 डाईमिथाइल प्रोपेन या जिसे हम लोग नियोपेंटेन भी कह सकते हैं, इसमें सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब एक जैसे हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें मिलाइए, कह रहे हैं मैच द कॉलम। CH3 CH2OH और CH3O CH3 आपस में कौन से आइसोमर्स हैं? फंक्शनल, यानी ए का हो गया आपका थर्ड। CH3 COC2H5, ये दोनों में अगर आप देखें तो कीटोन के दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल्स अटैच्ड हैं, यानी कि इससे बी ऑप्शन हो गया फोर्थ के साथ, यानी ऑप्शन हो गए मीटामर्स।
ये दोनों को अगर आप देखें तो H जब यहाँ से आप यहाँ मूव कराएंगे डबल नीचे सिंगल ऊपर तो ये टॉटोमर्स हो जाएंगे। C का आंसर हो जाएगा सेकंड। और D में आप देख लें तो यहाँ पर 1 2 3 और ये 1 2 3 पोजीशन बदल रही है OH की, तो ये आपस में हो जाएंगे पोजीशन। तो D का ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो ये सही आंसर आपका A का थर्ड, B का फोर्थ, C का सेकंड और D का फर्स्ट सही हो जाएगा। Given below the structures of the few compounds of molecular formula, select the metamers from the following। मेटामर्स में क्या होता है, किसी भी पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप से डिफरेंट अल्काइल्स अटैच्ड होते हैं। ईथर ही शो करते हैं, अल्कोहल तो शो नहीं करते। तो ये दोनों फर्स्ट और थर्ड आपस में कौन से हैं, मेटामर्स हैं। जबकि ये तो अल्कोहल है, अल्कोहल में मेटामेरिज्म का कोई चक्कर होता नहीं, केवल ईथर में ही मेटामेरिज्म आती है। एल्केन्स कंटेनिंग मोर देन 3 कार्बन एग्जिबिट चेन आइसोमरिज्म। हाँ ठीक है, अभी मैंने बताया कि 4 कार्बन से ज्यादा में ही चेन आइसोमरिज्म आती है। और इन एल्केन ऑल द कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है, लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बेटा जो है 2.0 का जो थर्ड पेपर है जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, इस पेपर का डिस्कशन करेंगे। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट यदि होगा तो आप यहाँ से मिला भी सकते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन देखा जाए तो कॉमन आयन पर बेस्ड है। क्वेश्चन है कह रहा है कि KSP ऑफ Ag2CrO4 दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 इन 0.1 मोलर AgNO3 सोल्यूशन। तो जैसा कि आप पढ़ते हैं कि हम लोग बताते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो एक तरीके से हाँ, और एक चीज़ और भी बताते हैं, जिस साल्ट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दी गई है वही है स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट, या जिस साल्ट की सॉल्युबिलिटी पूछी गई है वही है स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। तो यदि इस साल्ट को हम ब्रेक करके देखें, Ag2CrO4 यदि ब्रेक होगा तो ये टूट करके बनाएगा, स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट की बात करूं तो ये बना देगा 2Ag प्लस और प्लस CrO4 -2 बनेगा। और इसके सॉल्यूशन जो हमारा था सिल्वर क्रोमेट का, इसमें 0.1 मोलर AgNO3 मिलाया गया। AgNO3 इसमें मिलाया गया, AgNO3 पूरा टूटेगा तो ये बनाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। तो जब इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो कॉमन आयन का इफेक्ट है, ली चैटलर प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो वह स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट जो टूट करके 2 कॉमन आयन बना रहा है, देखिए यही है कॉमन आयन और यहाँ पर 2 कॉमन आयन बन रहे हैं। तो इसका मतलब हम लिखते हैं सॉल्युबिलिटी बराबर KSP/C, C का बल्कि C स्क्वायर। C is the concentration of strong electrolyte from concentration of common ion from strong electrolyte। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी निकालना है और KSP साल्ट का दिया है 1.1 इंटू 10 पावर माइनस का 12 दिया है, 10 पावर माइनस 12 दे रखा है। और इसका कंसंट्रेशन जो हमें रखना है उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन का कंसंट्रेशन क्या है। तो ये था 0.1 था, तभी कुछ भी नहीं था। जब ये टूट के 0 हो गया तो ये हो गया 0.1। तो हमें यहाँ कंसंट्रेशन कॉमन आयन का यहाँ से रखना है और यहाँ पर कॉमन आयन का कंसंट्रेशन 0.1 है, उस 0.1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी जो आएगी वो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर करोगे तो होगा 0.01। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बराबर 1.1 इंटू 10 पावर -2 डिवाइडेड बाई -12 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर होगा 10 पावर -2। यहाँ से जब ये कटेगा तो यहाँ 10 पावर -10 बचेगा। तो 1.1 इंटू 10 पावर -10 मोल पर लीटर, यही है सॉल्युबिलिटी, साल्ट की सॉल्युबिलिटी। ये सिल्वर क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ गई 1.1 10 पावर -10। तो 1.1 10 पावर -10 का मतलब आंसर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाँ बफर से रिलेटेड सवाल आ गया। करा अ सर्टेन बफर सोल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड एसिड और साल्ट, उसका कंजुगेट बेस जो है उसका इक्वल कंसंट्रेशन है। केबी दे रखा है हमें, केबी दिया है इसका कंजुगेट बेस का। तो कह रहा है कि पीएच बफर सोल्यूशन का बताना है। तो पीएच बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पी के ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट या अपान कंसंट्रेशन ऑफ एसिड करेंगे। तो पीएच बराबर यहाँ पर आ जाएगा पी के, अच्छा ये दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, एक तरीके से कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो log 1 आ जाएगा, ये 0 तो पी के ए के बराबर हो जाएगा। और अभी आप पढ़ते हैं कि के बी दिया है, तो के बी और के और पी, या इसे कर लो पी के ए प्लस पी के बी बराबर 14 होता है। तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा कि हमें पी के ए निकालना है, जबकि के बी दिया है। तो एक काम करो ना, पी के बी पहले निकालो। तो पी के बी बराबर हो जाएगा माइनस का लॉग के बी 1 इंटू 10 पावर माइनस 10। यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो ये आएगा 10, पी के बी आ गया 10, तो पी के बी 10 आ गया, तो इधर जाएगा तो पी के ए 4 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर पी एच जो है वो बराबर पी के ए के है और वो बराबर होगा 4। इसका मतलब इसका आंसर पहला सही होगा। फिर से एक बार रिपीट करूँगा, ये फार्मूला एसिडिक बफर है, तो इसमें हमने क्या बोला कि पीएच बराबर पी के ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कर दिया, और इसका कंसंट्रेशन दोनों का सेम था, कट गया, तो पीएच पी के ए के बराबर आ गया। अच्छा पी के बी दिया हुआ है, तो पी के बी से हम क्या निकालेंगे, के बी निकाल लेंगे, सॉरी के बी दिया है, पी के बी निकाल लेंगे। तो पी के बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर कितना, 10 आ गया, और पी के ए निकालना है तो यहाँ से कर दो, 10 रख दो, इधर जाके माइनस करो, पी के ए आ जाएगा 4। इसका मतलब पी एच का वैल्यू 4 आ जाएगा। इसका आंसर पहला। 48 के जस्ट बाद आप आगे बढ़ेंगे यदि 48 के बाद चलो भाई 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पीएच ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25 ml ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। ये HCl का सोल्यूशन है, और एक सोल्यूशन है NaOH का, ये NaOH का सोल्यूशन है, और इसमें 15 ml पानी मिला, मतलब इन दोनों को तो मिलाया ही, इन दोनों को हमने मिला दिया, और साथ साथ इसमें 15 ml वाटर बाहर से ऐड कर दिया। ठीक है भैया, तो बताओ इसका मोलरिटी वॉल्यूम दिया है एसिड का, कितना मोलरिटी है 0.5, वॉल्यूम इसका दे रखा है 25 ml, और इसकी मोलरिटी दी गई है 0.5 इसकी मोलरिटी दी गई, और इसका वॉल्यूम जो दिया है वो दिया है 10 ml दिया है। और एसिड बेस मिलाने के बाद मिक्सचर का पीएच, पहले तो यही हम डिसाइड करें कि मिक्सचर हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। तो एसिड का यदि हम मिलीमोल निकालें तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 12.5 मिलीमोल होगा, और इसका मिलीमोल जो आएगा वो आ जाएगा 5, तो 5 मिलीमोल हो जाएगा। तो इसका मतलब मिक्सचर हमारा एसिडिक है। क्या है, एसिडिक। और एसिडिक है क्यों, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट या मिलीमोल कह लो, एसिड का ज़्यादा है, बेस का कम है। तो इसमें हमने पानी भी मिला दिया, तो मिक्सचर जो हमारा होगा पहली बात तो एसिडिक होगा। और एसिडिक मिक्सचर का हम पहले नॉर्मलिटी निकालने एक तरीके से। अच्छा यहाँ पर जितनी मोलरिटी वही नॉर्मलिटी भी होगी, क्योंकि n फैक्टर 1 है। तो आप एक काम करेंगे कि N1V1 डिफरेंस ऑफ N2V2 बराबर यहाँ पे लिखेंगे NRVR, और यहाँ पे N1V1 जरा करो, तो N1 है, V1 है, यहाँ पर आएगा 12.5 और डिफरेंस यहाँ पर हो गया कितने का 5।
और बराबर हो गया NR हमें निकालना है। VR कितना होगा भाई, 25 10 35 और 35 15 50, ये 50 हो गया। तो यहाँ से हम NR निकाल लेंगे। तो NR की वैल्यू निकालिए तो ये आ जाएगा, यहाँ से 5 हटा दीजिए तो 7 हो जाएगा। 7.5 डिवाइडेड बाई 50, एक तरीके से NR आ गया। जितना NR आएगा, मिक्सचर यदि एसिडिक है तो उसमें उतना ही H+ आयन कंसंट्रेशन होगा। और H+ आयन कंसंट्रेशन यदि आपका निकल गया तो माइनस का लॉग H+, pH निकालना है ना, pH निकालना है। तो हम लोग एक काम करेंगे यहाँ पर कि एक सेकेंड देखें, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 50 पर चल रहे थे। तो pH बराबर हो जाएगा माइनस का लॉग, pH बराबर माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन। तो 50 नंबर क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर टोटल जो आएगा H+ आयन कंसंट्रेशन जब यहाँ से निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.15। तो बस हाइड्रोजन आयन यहाँ रख दीजिए। तो pH बराबर आ जाएगा माइनस का लॉग, और यहाँ पर 0.15 करिए, 0.15 कर दीजिए। तो 0.15 माइनस लॉग करके यदि pH निकाला जाए तो pH की वैल्यू 0.82 आ जाएगी। या ऐसे कर दीजिए, या इसको सही से लिख दीजिए कि 15 × 10⁻⁻2 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, वहाँ से भी pH का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसिड है, बेस है, दोनों का मोलैरिटी दिया था। जो जितनी मोलैरिटी वही नॉर्मलिटी होगी, क्योंकि n फैक्टर 1 है। तो फिर यहाँ पर ये हो गया, ये मिली इक्विवेलेंट एसिड का है, ये मिली इक्विवेलेंट बेस का है। तो एसिड का मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा है, बेस का कम है, तो मिक्सचर जो बनेगा वो एसिडिक होगा। तो हम मिक्सचर की नॉर्मलिटी निकाल लें। तो मिक्सचर का नॉर्मलिटी NR यहाँ से निकल के आ गया। NR जो आएगा वही H+ आयन कंसंट्रेशन के बराबर होगा, और H+ आयन आ गया तो pH का ही फार्मूला यूज कर लिया, और pH की फार्मूला में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाल के रख दिया। pH की वैल्यू 0.82 आ जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। 50 के बाद आपको 51 हो चुका होगा, 52 पर चलते हैं। करेक्ट, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻³ मोलर सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यदि है तो इसकी स्ट्रांग बेस है। स्ट्रांग बेस का पहले आपको नॉर्मलिटी निकालना पड़ेगा। नॉर्मलिटी बराबर n फैक्टर इंटू मोलैरिटी होगा। इसका n फैक्टर 2 होगा। मोलैरिटी दिया है 10⁻⁻3, ये नॉर्मलिटी आ गई। और स्ट्रांग बेस की जितनी नॉर्मलिटी आई है उस बेस में उतना ही OH आयन कंसंट्रेशन होगा। OH आयन आ गया तो POH निकाल लेंगे, माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग OH आयन बेटा है 2 × 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर देंगे तो आएगा 3 माइनस log 2 और log 2 हो गया 0.3। 3 माइनस 0.3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7 आ जाएगा। ठीक है, 1.7 ये आ गया क्या भाई, POH। तो POH का वैल्यू यदि 1.7 नहीं, POH हमारा 0.3 हटा रहे ना, 2.7 आएगा, 2.7 आएगा। ये हो गया 2.7 आ गया POH। और हमें निकालना क्या है, pH। तो pH यदि निकालना है तो pH बराबर क्या करेंगे, pH निकालना है तो 14 माइनस का POH कर देंगे, क्योंकि pH और POH का सम 14 होता है ना। तो pH निकालना है तो 14 माइनस 2.7 कर दीजिए। तो यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा 11.3 बन जाएगा। 11.30 कर लो, 11.30 के लगभग ये आंसर मेरा मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर है वो सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 में करा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड का ये दिया हुआ है और मोलैरिटी भी दिया है। कह रहा है कि इसका हमें pKa निकालना है। क्या निकालना है, pKa निकालना है। मतलब कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 54। चलो भाई 54 पर हमें पहले Ka निकाला जाए।
तो के बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो सी का वैल्यू 0.1, अल्फा दिया है 1.32 10 पावर -2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से के आ जाएगा। और के का जो नेट वैल्यू जरा सॉल्व करिए इसको, तो आप यदि सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू आएगा 1.74 इंटू 10 पावर -5, 10 पावर -5 आ जाएगा। ये के आ गया और हमें निकालना क्या है, पी के निकालना है। तो पी के बराबर हो जाएगा -log के। तो यहाँ पर यहाँ रखेंगे -log के का वैल्यू 1.74, 10 पावर -5 कर देंगे, यहाँ से पी के निकल कर आ जाएगा। और पी के का वैल्यू पूरा सॉल्व किया जाए तो आ जाएगा 5 -log 1.74 कर दो। तो देखो log 1 तो 0 होता है, log 2 0.3 होता है, तो उन्हीं के बीच में कुछ होगा। एक तरीके से हो गया 5 माइनस, एक तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू निकाल के रख दें इसका, तो ये 0.24 के लगभग आ जाएगा। अब 5 में से 0.24 हटा दीजिए तो लगभग वैल्यू जो मुझे मिलेगी 4.75 के लगभग आंसर आ जाएगा। 4.75 ही आंसर है, कुछ नहीं करना था। के बराबर सी अल्फा स्क्वायर करा, अल्फा दिया है, सी दिया है, सॉल्व करा, के आ जाएगा। और के जब की वैल्यू आ गई तो वहाँ से पी के का फार्मूला लगा देंगे -log के करके, तो यहाँ से पी के की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4.76 कर दो या 4.75, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56। 56 में क्या कह रहा है भाई, NaOH है, इधर ध्यान से देखना, NaOH है और यहाँ पर CH3COOH है। अच्छा, दोनों का इनफैक्टर 1 है यदि, चलो तो इसका मतलब इसका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया जाए तो ये आ जाएगा कितना, 20 इंटू 2 मतलब 40 पॉइंट से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ गया। ये 4 मिलीमोल आया, ये 4 मिलीमोल है, मिलीमोल। और इसका मिलीमोल जरा निकालो तो 50 इंटू 0.2 मतलब ये हो जाएगा 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल यहाँ पर हमारे पास वीक एसिड है और 4 मिलीमोल स्ट्रॉन्ग बेस है। रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा CH3COONA और प्लस वाटर बनेगा। तो 4 मिलीमोल, इसके 4 मिलीमोल से रिएक्शन करेगा तो 4 मिलीमोल हमारे पास साल्ट शुरू में कुछ था नहीं, ये 0 था। ये बिफोर रिएक्शन है, Br मतलब बिफोर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, तो 4 मिलीमोल ये पूरा यूज होगा, इसमें से 4 यूज होगा तो 6 मिलीमोल वीक एसिड का बचेगा और 4 मिलीमोल साल्ट का हमारा बनेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस मिक्सचर में 2 लोग होंगे, वीक एसिड होगा और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये साल्ट होगा, तो ये एसिडिक बफर हो गया। एसिडिक बफर यदि है तो पीएच बराबर हम लिखते हैं pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, या सीधे सीधे लिख दो मिलीमोल ऑफ साल्ट अपान मिलीमोल ऑफ एसिड। तो यहाँ पर मिलीमोल ऑफ साल्ट लिखेंगे, मिलीमोल ऑफ साल्ट अपान मिलीमोल ऑफ एसिड, मिलीमोल ऑफ एसिड कर देंगे, मिलीमोल ऑफ एसिड। तो यहाँ पे पीएच हो जाएगा अब पीएच पीके का डिफरेंस पूछा है, पीके इधर ले आइए तो पीएच माइनस पीके ये बराबर हो जाएगा लॉग, अच्छा मिलीमोल साल्ट का कितना है भाई 4 और मिलीमोल एसिड का कितना है 6, 4/6 हो गया। इसका मतलब पीएच माइनस पीके बराबर हो जाएगा लॉग 2/3 हो जाएगा। तो log 2/3 ये आंसर आ जाएगा। पीएच और माइनस पीके का जो डिफरेंस है वो 2/3 आएगा। हमारी समझ से ये आंसर आपको बिल्कुल क्लियर हो। 56 के बाद आगे बढ़िए 58 पर आ जाइए। 58 का आंसर हमें लग रहा है कि सेकेंड इसलिए सही है, देखिए यहाँ पर आप पढ़ते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ वीक मोनोबेसिक एसिड यदि है तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है तो अल्फा निकालते हैं, अल्फा बराबर √Ka/C होता है। अच्छा, सभी का कंसंट्रेशन सेम है
तो अल्फा के डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जिसका के ज़्यादा उसका अल्फा ज़्यादा, जिसका अल्फा ज़्यादा उसका एसडी की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो आपको यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो के का वैल्यू होगा वो होगा सबसे ज़्यादा के किसका आ रहा है भाई, किसका के ज़्यादा है। तो ये पहले के दिया है ये एच एफ का, और उसके बाद ये है इसका HCOOH का, और ये है किसका कि HF का, HF है, ये HCOOH है, और ये HCN है, HCN। तो HCN हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे कि ए की वैल्यू जितनी जो है ज़्यादा उसका एसिडिक की स्ट्रेंथ उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, कि जितना हाइयर होगा। तो उस हिसाब से के का सबसे ज़्यादा वैल्यू तो इसी का है। कहाँ गया ये साइन हमारा सही लगा है ना, HF, और ये दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड आंसर सही हो जाएगा भाई, सेकंड सही है। इधर देखिए कैसे HF का के देख लीजिए दिया है, और एसिटिक एसिड का ये है, और हाइड्रोसाइनिक एसिड का दिया है इतना। तो ये वैल्यू सबसे कम है, तो इसका देखा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा, और ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इन दोनों में ये ज़्यादा है, तो जिसका के ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो HF का सबसे ज़्यादा, उससे कम HCOOH का होगा, उससे कम HCN का होगा। तो इसका मतलब के अल्फा के डायरेक्ट होता है, और हायर द वैल्यू ऑफ अल्फा हायर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर सेकंड होगा, 58 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 60 नंबर पे। 60 नंबर पे क्वेश्चन करा है कि NH4CN ये साल्ट है, NH4CN। NH4CN के बारे में आपको पता है बना किससे होगा। ये HCN वीक एसिड है, वीक एसिड HCN, और NH4OH ये है वीक बेस है। तो वीक बेस वीक एसिड से मिलके साल्ट बना है ये। और एक बात और दिया है, तो जब ऐसा आ जाए तो यहाँ पर pH यदि निकालना है, क्या बता पूछा है इसमें, पूछ रहा है कि बताओ अब मोलर सोल्यूशन ऑफ NH4 विल बी, क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक या न्यूट्रल। तो फिर हम वहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, यदि के ज़्यादा है Kb से तो एसिडिक, के कम है Kb ज़्यादा है तो बेसिक, और के और Kb बराबर हैं तो न्यूट्रल। तो बताओ एसिड का के दिया है, बेस का Kb दिया है, तो कौन ज़्यादा है भाई, Kb ज़्यादा है। देख लो Kb ज़्यादा है, के कम है, तो इसका मतलब बेसिक होगा, वो भी वीकली बेसिक होगा। तो वीकली बेसिक ये आंसर हो गया, 60 का आंसर 4 हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, वीक बेस होगा, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस मिलके साल्ट बना रहे हैं। तो बेसिक तो होगा लेकिन वीकली बेसिक होगा, तो इसका आंसर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62 पर आई। करा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम क्लोराइड ये दिया है, करा व्हाट विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। अच्छा, BaCl2 दिया है, BaCl2 साल्ट टूटेगा तो बनेगा Ba+2 ये 1:2 टाइप का साल्ट है, माने 1 X है, 2 जो है Y है। तो हम सीधा सीधा KSP बराबर लिखते हैं कि x के पावर x, y के पावर y, s के पावर x प्लस y लिखते हैं, x प्लस y। अच्छा, यहाँ पे बताओ 1 के पावर 1 और 2 के पावर 2 और s के पावर 1 प्लस 2, और KSP दे रखा है 4 × 10⁻⁹ दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4s के पावर 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 4 × 10⁻⁹ तो 4 और 4 दोनों तरफ कट जाएगा। s के पावर 3 बराबर 10⁻⁹, और s बराबर आ जाएगा क्या, 10⁻⁹ का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट हो जाएगा 10⁻⁻3, तो s की वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ मोल पर लीटर आ जाएगा। ये आंसर होगा 10⁻³ तो 62 का आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। देखो भाई यही होगा, एसिड और बेस दोनों का काम करेगा क्योंकि एम्फोटेरिक है ये देखो HSO4 है माइनस, इसमें से एक H+ आयन यदि दे दें तो किसी को एक H+ आयन जब हम देते हैं तो उसका कंजुगेट क्या बनता है, एसिड, और किसी से एक H+ आयन हटाते हैं तो उसका कंजुगेट बेस बनता है। तो कुल मिला के H+ आयन इसको दे सकते हैं, तो H+ आयन ये एक्सेप्टर होगा तो बनाएगा H2SO4, और यहाँ से एक H+ आयन निकाल भी सकते हैं, तो यहाँ H+ आयन निकालेंगे तो ये बन जाएगा SO4-2। तो मतलब ये एसिड और बेस दोनों जैसा काम कर रहा है, एसिड और बेस दोनों जैसा काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एम्फोटेरिक होगा, एसिड और बेस दोनों का काम यही करेगा, बाकी और कोई नहीं करेगा। देख लीजिए इनमें से भाई देखो ये H+ आयन ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता, ये H+ आयन ले सकता है दे नहीं सकता, ये H+ आयन दे सकता है और यहाँ पर लेने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि यह H+ आयन लेगा तो वाटर बना देगा। तो कहने का मतलब यही एक स्पीसीज है जो H+ आयन लेने देने दोनों का काम करेगा, तो एम्फोटेरिक होगा। तो 64 का आंसर सेकंड हो जाएगा, 64 का आंसर आपका सेकंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है 66, करा विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव बेसिक सोल्यूशन ऑन हाइड्रोलिसिस। देखिए भाई यदि साल्ट का केटायन पार्ट हाइड्रोलाइज होगा तो साल्ट सोल्यूशन बेसिक होगा, साल्ट का एनायन हाइड्रोलाइज होगा तो साल्ट सोल्यूशन हमारा बेसिक होगा, केटायन हाइड्रोलाइज होगा एसिडिक होगा, एनायन हाइड्रोलाइज होगा बेसिक होगा, केटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज होंगे तो सोल्यूशन में भी एसिडिक में भी बेसिक में भी न्यूट्रल भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यह बना, यहाँ पर केटायन पार्ट हाइड्रोलाइज होगा तो यह कैसा होगा, एसिडिक। यहाँ पर दोनों में से कोई हाइड्रोलाइज नहीं होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग से आए हैं। हाँ यहाँ पर देखा जाए तो केटायन हाइड्रोलाइज होगा अमोनियम आयन, क्योंकि यह वीक बेस से आया है और एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। हाँ K2CO3 में भी हम बात करें तो ये बना होगा KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, H2CO3 वीक एसिड है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। तो वीक एसिड से कार्बोनेट आयन जो आया है यही हाइड्रोलाइज होगा। एनायन जब भी हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन, किसी भी साल्ट का एनायनिक पार्ट यदि हाइड्रोलाइज हो रहा है तो साल्ट सोल्यूशन बेसिक होगा, साल्ट सोल्यूशन विल बी बेसिक, साल्ट सोल्यूशन विल बी बेसिक होगा, ये कंफर्म है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एनायन हाइड्रोलाइज होगा, यहाँ पर केटायन हाइड्रोलाइज हो रहा था, यहाँ भी केटायन हाइड्रोलाइज हो रहा था, यहाँ पर केटायन एनायन में से कोई भी हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा था। तो जब भी केटायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज होगा साल्ट सोल्यूशन एसिडिक होगा, pH 7 से कम होगा, और यदि साल्ट का एनायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज हो रहा है तो साल्ट सोल्यूशन बेसिक होगा, pH 7 से ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर थर्ड हो जाएगा। 60 हाँ अमोनियम आयन के बारे में पूछा है। अमोनियम आयन क्या है, तो कहना ये कंजुगेट एसिड है। क्यों है, इधर से देख सकते हैं, जैसे अमोनिया है, वाटर से रिएक्शन करा और रिएक्शन के बाद ये बना दिया NH4+ और प्लस OH-। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने पर इसने H+ आयन लिया तो ये हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है भाई, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है वो बेस होता है, तो ये बेस हो गया। अच्छा यहाँ से यहाँ जाके चेक करो तो ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो प्रोटॉन जो डोनर होता है, प्रोटॉन डोनर जो होता है वो एसिड होता है, तो एसिड हो गया। अब जरा हम इधर से इधर जरा सोच लें, इधर से इधर वापस यदि लौट के आए या इधर की बात सोचें तो जरा बताइए, अमोनियम आयन से अमोनिया बना तो इसने प्रोटॉन निकाला, प्रोटॉन डोनर जो होगा वो एसिड होगा, इसका मतलब इस बेस का यह कंजुगेट एसिड है। अच्छा यहाँ से यहाँ जाके देखिए तो इसने प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम किया, इसने
OH आयन प्रोटॉन लेगा तब वाटर बनेगा, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है। इसका मतलब इस एसिड का यह कंजुगेट बेस है। तो कभी ये पूछा जाए कि अमोनियम आयन क्या है, तो अमोनियम आयन कंजुगेट एसिड है। 67 का आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाए भाई। 68 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि pKa फॉर एसिड A इज ग्रेटर देन pKa फॉर एसिड B। अच्छा, एक चीज और बताएं, pKa जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब वह एसिड उतना स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ना, Ka ज्यादा तो pKa कम होता है, और Ka ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, या कहना pKa कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो pKa फॉर एसिड B कह रहा है कि pKa ऑफ एसिड A ग्रेटर है pKa ऑफ एसिड B से। इसका मतलब हो गया कि इसका pKa कम है, और जिसका pKa कम होगा माने Ka ज्यादा होगा, माने स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो इसका मतलब B स्ट्रॉन्गर एसिड है, B स्ट्रॉन्गर एसिड। 68 का फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ज्यादा तो pKa कम, और इन A और B में कंपेयर करिए तो B का pKa कम है, pKa कम है मतलब इसका Ka ज्यादा होगा, और जिसका Ka ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, माने ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो B स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो एक तरीके से 68 का आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है ए, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ KSP ऑफ PbCl2। देखो PbCl2 ये साल्ट है, ये टूटेगा तो Pb+2 बनेगा, 2Cl- बनेगा। अच्छा, किसी भी साल्ट के Ip का एक्सप्रेशन यदि हम लिखते हैं तो लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ केटायन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। Pb+2 इंटू लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन पावर 2। ये Ip का एक्सप्रेशन है, और यदि साल्ट सोल्यूशन सैचुरेटेड है तो इसका मतलब जो Ip का एक्सप्रेशन वही KSP कहलाएगा, Ip ही KSP कहलाएगा। तो Ip का एक्सप्रेशन KSP का एक्सप्रेशन सेम होता है। तो कह रहा है कि इस साल्ट का KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये थर्ड वाला सही होगा, Pb+2 इंटू Cl- के पावर 2। तो 70 का आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि बफर सोल्यूशन ऑफ, हाँ, बफर सोल्यूशन ऑफ CH3COOH एंड CH3COONA। ये देखो दोनों को मिलाओगे तो एसिडिक बफर होगा, ये एसिडिक बफर हुआ। दोनों को मिलाएंगे तो एसिडिक बफर हो जाएगा, और इसको डाइल्यूट कर दिया जाए। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि बफर सोल्यूशन का डाइल्यूशन करने से पीएच चेंज नहीं होता है। बफर सोल्यूशन का डाइल्यूशन कर देने से पीएच में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को चेंज नहीं होता है। इस वजह से पीएच में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन अ बफर ऑफ वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस इज डाइल्यूटेड विद वाटर, वाटर से हम डाइल्यूट कर देंगे तो वहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी मिलाने से इसका बफर में चेंज नहीं आएगा। तो बफर सोल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस इज डाइल्यूटेड विद वाटर, तो आप कह देना कि पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि H+ आयन कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता है। तो 72 का आंसर 4 हो जाएगा। 4 आंसर इसका करेक्ट है। 74 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट मतलब, तो देखो पहली बात तो किसी भी साल्ट का जो सोल्यूशन है, साल्ट का सोल्यूशन यदि है और उस साल्ट के सोल्यूशन में केटायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज हो रहा है तो साल्ट सोल्यूशन एसिडिक होगा। तो देखो यहाँ पर केटायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज होगा तो साल्ट सोल्यूशन एसिडिक होगा। साल्ट सोल्यूशन हमारा एसिडिक होगा। हाँ, जबकि मैं एक बात और भी पढ़ता हूँ कि एसिड और बेस से मिलाने के बाद जो साल्ट बनता है उस साल्ट में यदि रिप्लेसेबल H+ आयन है तो वह साल्ट एसिडिक होता है, जिसमें रिप्लेसेबल OH आयन होता है वह बेसिक होता है,
और जिसमें रिप्लेसेबल H प्लस आयन या OH आयन ना हो वह नॉर्मल साल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्मल साल्ट। तो हमसे पूछा एसिडिक साल्ट के बारे में, तो इसका आंसर तो आप सेकंड ही दीजिए। बाकी वीक एसिड और मिलाए गए हैं, तो इसके चारों में यदि हम देखें तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर एसिडिक साल्ट का यही बन रहा है, क्योंकि इसका जो केटायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज होगा, साल्ट सोल्यूशन एसिडिक होगा, तो 74 का सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आइए, करा pH ऑफ 10⁻⁸ नॉर्मल HCl। अच्छा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की जितनी नॉर्मलिटी होती है उसमें उतना ही H प्लस आयन होता है। तो HCl की नॉर्मलिटी इतनी है तो HCl का H प्लस आयन इतना ही होगा। ये H प्लस आयन HCl एसिड का है। अच्छा, पानी का H प्लस आयन एक्चुअली यहाँ से यदि pH निकालते हैं तो 8 आ जाएगा, जबकि किसी भी एसिडिक सोल्यूशन का pH 8 नहीं हो सकता है। इसका मतलब किसी भी सोल्यूशन का pH निकाला जाए और बियॉन्ड द लिमिट आ जाए तो इसका मतलब वेरी वेरी डाइल्यूट का केस है। तो ये वेरी वेरी डाइल्यूट का केस है। इसका मतलब एसिड का H प्लस आयन और वाटर का H प्लस आयन ये लगभग बराबर ही है। 10⁻⁷ 25 डिग्री पर पानी में H प्लस आयन यही होता है। फिर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो नेट H प्लस आयन आएगा। तो इसको जोड़ने का मतलब ये हुआ कि ये तो 10⁻⁸ है और इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁸ कर दें और ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁸ कर दीजिए। इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे, दोनों को जोड़ेंगे 10⁻⁸ कॉमन आ जाएगा। तो एक तरीके से 11 × 10⁻⁸ ये आ गया नेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इतना आएगा। टोटल दोनों का मिला के नेट H प्लस आयन यदि इतना आ गया तो pH यदि निकालना है तो pH बराबर होगा माइनस का लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन मतलब pH बराबर माइनस का लॉग 11 × 10⁻⁻8 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 माइनस log 11। देखो log 10 1 होता है, log 11 1.01 कर सकते हैं। इसका मतलब 8 माइनस 0. log 1, log 10 1 होता है, 11 है तो 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो यहाँ वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, 1.01 कर सकते हो। ये 1.01 कर दो तो 8.00 और यहाँ से 1.01 हटा दो तो 10 में से 1 हटा दिया तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 1 गया 6.99 के लगभग आ जाना चाहिए। तो 6.96 ये दे रहा आंसर। यही सही है, आंसर नंबर 4 इसका करेक्ट है। मैंने ये जो वैल्यू लिखा है लगभग लिखा है, ये log 10 का वैल्यू 1 तो 11 है तो 1 से थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर हो जाएगा, बस वही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 75 के बाद आइए 76, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजुगेट बेस ऑफ OH आयन। OH आयन का कंजुगेट बेस कौन होगा? अरे भाई, कंजुगेट बेस का मतलब होता है किसी का कंजुगेट एसिड बनाना है तो उसमें एक H प्लस आयन जोड़ दो, और किसी का कंजुगेट बेस बनाना है तो उसमें से एक H प्लस आयन हटा दो। फिर से सुनिए, किसी का कंजुगेट एसिड बनाना तो उसमें एक H प्लस आयन जोड़ दो, और किसी का कंजुगेट बेस बनाना तो उसमें से एक H प्लस आयन हटा दो। तो OH आयन जो है इसका कंजुगेट बेस बनाना है तो इसमें से एक H प्लस आयन हटा दो तो O-2 बचेगा। इसका मतलब O-2 जो है यह OH आयन का कंजुगेट बेस क्या होगा? O-2 होगा। रिपीट कर दूं फिर से, हमने कहा था कि किसी का यदि कंजुगेट एसिड बनाना तो उसमें एक H प्लस आयन जोड़ दो, और किसी का कंजुगेट बेस बनाना तो उसमें से एक H प्लस आयन हटा दो। तो OH आयन है, इसका कंजुगेट बेस बनाना है तो उसमें से एक H प्लस आयन हटा दो तो O पर -2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। तो 76 का आंसर आप देख रहे हैं कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट। 76 के बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हमारा बन गया कौन सा भाई? हाँ, 78 में आइए, करा इफ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ H2CO3 तो द pH ऑफ H2CO3 सोल्यूशन क्या होगा? H2CO3 का, तो ये देखो H2CO3 जब सोल्यूशन टूटेगा, जब
जब ये वीक एसिड टूटेगा तो 2H प्लस प्लस CO3 माइनस 2 बनाएगा, और इसी में मिला दिया मैंने साल्ट Na2CO3, तो Na2CO3 ब्रेक पूरा पूरा हो जाएगा, 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस 2। तो कार्बोनेट आयन जैसे इसमें मतलब इसको मिलाओगे तो कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। अच्छा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाने से क्या होगा कि H प्लस आयन खर्च हो जाएगा इस रिएक्शन में, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन घटेगा तो pH बढ़ जाएगा। pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा वही पूछा है। तो इधर रिएक्शन शिफ्ट होगी तो H प्लस आयन खर्च होगा, तो H प्लस आयन कंज्यूम हो जाएगा, इसका मतलब H प्लस आयन घटेगा, pH बढ़ जाएगा, तो pH इंक्रीज कर जाएगा। 78 नंबर में थर्ड आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 79 के बाद आ जाइए 80। हाँ, 80 नंबर सवाल में देखिए भाई क्या कह रहा है, कह रहा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड हैज pH 4.7, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ OHN। pH दे रखा है, कह रहा एक सोल्यूशन है एसिडिक है जिसका pH है 4.7, और कह रहा है कि उसका OHN का कंसंट्रेशन बताइए। तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, pH प्लस POH बराबर 14 होता है। तो pH कितना दिया है 4.7 प्लस POH और बराबर हो जाएगा 14। तो POH यहाँ से निकाला जाए तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4.7 हो जाएगा। तो बताओ 14 में से 4 गया, 10 बचा, 0.7 और चला गया तो 9.3 बच गया। POH आ गया कितना 9.3 आ गया, और POH आ गया तो OH आयन कंसंट्रेशन हमसे पूछा है, तो OH आयन कंसंट्रेशन कितना होगा वो निकालना है। तो OH आयन कंसंट्रेशन यदि निकाला जाए तो यहाँ से निकाल लो आप, ये देखो ऐसे कर लो कि POH बराबर होता है माइनस का log OH आयन कंसंट्रेशन, और अब POH दे रखा है तो मतलब मैं ऐसे लिख दूं माइनस का log OH आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा POH। ठीक है भाई। अब POH 80 नंबर सवाल है ना, तो 80 नंबर सवाल में ध्यान से यदि आप देखें तो 80 नंबर सवाल में ये जो वैल्यू आई है POH का 9.3 आया, ठीक है। तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log OH आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा माइनस POH, और माइनस POH है कितना 9.3, और हमें निकालना OH आयन कंसंट्रेशन, तो log इधर आके हो जाएगा एंटी लॉग माइनस 9.3। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एंटी लॉग माइनस 9 माइनस 0.3 प्लस 1 माइनस 1। एक तरीके से यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग यहाँ माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ प्लस 0.7 हो जाएगा। तो एंटी लॉग माइनस 10 पावर माइनस का 10 हो जाएगा। एंटी लॉग प्लस का मल्टीप्लाई एंटी लॉग 0.7 मतलब 5, इसका मतलब OH आयन कंसंट्रेशन जो आएगा वो 5 इंटू 10 पावर माइनस 10 निकल कर आ जाए। 5 इंटू 10 पावर माइनस 10 ये पहला आंसर आया है, तो 80 नंबर का आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसमें सारे आंसर आपको मैच करवा दे रहा हूँ। उसके बाद अपना हमें उम्मीद है कि ये सब सवाल तो आप आराम से लगा लिए होंगे। फिर भी यदि कहीं किसी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट बनता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पर है करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन। अच्छा, बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, ये देखो वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस KOH के साथ साल्ट है, तो इसका मतलब इन दोनों का मिक्सचर जो है बफर सॉल्यूशन होगा। HF वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस KOH के साथ का साल्ट है, ये भी बफर सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये है PHNH2 माने फिनाइल अमीन है, और इसी का ये वीक बेस हो गया, इसका ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट बना दिया, तो ये दोनों भी बफर सॉल्यूशन हो गए। हाँ, ये नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये साल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का,
तो ये नहीं होगा। हमारा नियम ये है कि वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ इट्स एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक बेस एंड साल्ट ऑफ इट्स बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये वाला पार्ट जो है ये बफर नहीं बनाएगा, बाकी ये तीनों के तीनों बफर का फॉर्मेशन करेंगे। उसमें पूछा कौन है एग्जाम्पल बफर का नहीं है, तो लास्ट वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये साल्ट है किसका? वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का साल्ट है, तो यहाँ से बफर बनने का सवाल ही नहीं पैदा। हाँ, यदि ऐसा होता NH4OH वीक बेस होता और NH4Cl ये साल्ट होता, तो इन दोनों को मिलने से बेसिक बफर बन सकता था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ बफर नहीं बनेगा, बाकी हर जगह बफर बनेगा। तो यहाँ नहीं बनेगा, बाकी इन तीनों में बफर बनेगा। 82 के आगे बढ़ेंगे, 84 नंबर सवाल पे देखेंगे। 84 सवाल करा, सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ml NaOH। अच्छा, यहाँ पर है भाई NaOH, बहुत सिंपल सवाल दिया गया इसमें। NaOH है जिसका कि नॉर्मलिटी 0.1 है और इसका वॉल्यूम जो है 10 ml है, और ये सोल्यूशन हमारा दूसरा है H2SO4 का। H2SO4 का सोल्यूशन है, नॉर्मलिटी इसका 0.05 है और इसका जो वॉल्यूम दिया है वो 10 ml है। और pH बताइए क्या होगा इसका, ये पूछा गया है। तो एक बात तो पहले ये बताओ, बेस का मिली इक्विवेलेंट निकालिए तो 1 आएगा, और एसिड का मिली इक्विवेलेंट निकालिए तो 0.5 आएगा। तो पहली बात तो आप डायरेक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं, यहीं से आंसर बता सकते हैं, क्योंकि एसिड का मिली इक्विवेलेंट कम है, बेस का मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है। तो बेस का मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब दोनों को मिलाने से जो सोल्यूशन बनेगा वो बेसिक बनेगा। सोल्यूशन जो मिक्सिंग का बनेगा, ये सोल्यूशन हमारा बेसिक होगा, और ये सोल्यूशन बेसिक है तो इसका pH जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 7, मतलब चौथा आंसर करेक्ट है। 84 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो हो चुका होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 86। 86 में आइए भाई, करा इफ pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और एसिटिक एसिड वीक एसिड है, इसका pKa और इसका pKb करा है इतना है, दोनों का pKb दिया है। और करा pH ऑफ अमोनियम एसीटेट बताइए क्या होगा। तो आप बताओ, pH जब पढ़ते हैं वीक एसिड वीक बेस से जो साल्ट बनता है उसका pH निकालते हैं, तो लिखते हैं 7 + हाफ pKa माइनस हाफ pKb। तो ये बताओ pH बराबर 7 + हाफ pKa। pKa एसिड का यही है 4.76 माइनस हाफ pKb 4.76 है। तो एक तरीके से पूरी वैल्यू प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगी, pH का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 87। हाँ, 87 क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, पूछा गया है। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। तो देखो भाई, न्यूट्रल सोल्यूशन में तो यही होता है, H+ आयन OH आयन कंसंट्रेशन बराबर होता है, और H+ आयन निकालना होता तो √Kw से निकालते हैं, OH आयन निकालना तो √Kw से निकालते हैं। ये वाटर की प्रॉब्लम जो मैंने पढ़ाया था उसमें बोला होगा, ये कराया भी था। तो न्यूट्रल सोल्यूशन में दोनों बराबर होंगे। एसिडिक सोल्यूशन में करा H+ आयन ग्रेटर देन Kw या OH आयन लेस देन Kw, तो ये भी बात आपका करेक्ट है। अच्छा, बेसिक सोल्यूशन में करा है कि OH आयन ज्यादा है Kw से, सही है, H+ आयन कम है Kw से, तो इसका मतलब ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। हाँ, करा फॉर अ न्यूट्रल सोल्यूशन एट ऑल टेम्परेचर H+ आयन OH आयन बराबर 10⁻⁷ होता है। ये गलत है, क्योंकि हर टेम्परेचर पर H+ आयन OH आयन बराबर तो होगा, लेकिन इतना होगा उसकी वैल्यू ये फिक्स नहीं है। क्योंकि पानी की बात कर लो, तो पानी जब 25 डिग्री पर होता है तो H+ आयन OH आयन बराबर होता है 10⁻⁶ मोल पर लीटर होता है, 1 × 10⁻⁶। और जबकि
और यहाँ पर टेम्परेचर यदि हम 90 डिग्री जब कर देते हैं उसी पानी का, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पानी का 25 डिग्री पर जो H प्लस आयन होता है 1 × 10⁻⁷ होता है, OH आयन 10⁻⁷ होता है। लेकिन वही पानी का टेम्परेचर 90 डिग्री कर दिया जाए तो H प्लस आयन OH आयन कंसंट्रेशन दोनों का इक्वल कंसंट्रेशन होगा और उसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁶। इसका मतलब टेम्परेचर के बदल देने से न्यूट्रल सोल्यूशन है और हर टेम्परेचर पर उसका H प्लस आयन OH आयन इतना ही होगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि पानी के केस में मैंने आपको बताया था दो स्थिति कि 25 डिग्री टेम्परेचर पर H प्लस आयन और OH आयन कंसंट्रेशन बराबर होते हैं, 1 × 10⁻⁷ मोलर होता है। बट 90 डिग्री पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन OH आयन कंसंट्रेशन बराबर होंगे, बट इनकी वैल्यू 1 × 10⁻⁶ मोलर होता है। तो एक तरीके से ये वैल्यू रॉन्ग है। इसका मतलब 87 का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर चौथा होगा। रॉन्ग पूछा है ना, ये रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, तो ये हो जाएगा। 87 के बाद आइए 88 पर। तो करें नंबर ऑफ OH आयन इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन हैविंग pH 4। अच्छा, pH 4 दे रखा है, pH बराबर 4 है, इसका मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर होगा 10⁻⁻⁴ इतना मोल पर लीटर होगा। इससे क्या पता चला कि 1 लीटर में इतना मोल H प्लस आयन होगा 1 लीटर में। 1 लीटर मतलब हुआ 1000 ml, 1000 ml सोल्यूशन, मतलब उसमें सोल्यूशन में कह लीजिए कि 1000 ml हैव 10⁻⁴ इतना मोल H प्लस आयन रखता है, इतना मोल H प्लस आयन है, इसमें इतना मोल H प्लस आयन है। तो बताओ 1 ml में पूछ रहा है H प्लस आयन कितना होगा, 10⁻⁴ बाई का 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ हो जाएगा। इतना मोल H प्लस आयन होगा 1 ml में। वो नंबर ऑफ आयन पूछ रहा है, तो इसमें 1 मोल में है नॉट, तो इतने मोल में 6.022 10⁻23 × 10⁻⁻⁷। यहाँ से करेंगे सॉल्व तो वैल्यू आ जाएगी। और देखा जाए तो कितना -7 हो रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ। pH 4 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁴ हो जाएगा। इसका इतना मोल पर लीटर, माने 1 लीटर में इतना मोल H प्लस आयन, तो 1 लीटर माने 1000 ml में इतना है, तो 1 ml में इतना बाई 1000 होगा, तो 10⁻⁷ मोल पर लीटर हुआ। और यहाँ पर नंबर पूछा है तो 1 मोल में नंबर होगा N0। तो हमसे पूछा कि भाई 10⁻⁻7 मोल में कितना नंबर होगा, ये पूछा गया है। तो 10⁻⁷ का जब 10⁻⁷ कैसे भाई 10 आना चाहिए लगभग इसकी वैल्यू ना, तो इसका मतलब pH और अच्छा OH आयन का कंसंट्रेशन पूछा है, ओ सॉरी H प्लस आयन का मैं निकाल रहा था, पूछा है OH आयन का कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन ये गलत हमने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर नंबर ऑफ OH आयन पूछ रहा है, OH आयन का नंबर पूछा है पर ml में, जबकि pH कितना दिया था भाई 4, तो POH जो होगा वो हो जाएगा 10। POH 10 का मतलब OH आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻10 इतना मोल पर लीटर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ml सोल्यूशन में 1000 ml सोल्यूशन हैव 10⁻⁻10 मोल, इतना मोल OH आयन होगा। तो बताओ 1000 ml में इतना मोल OH आयन, तो 1 ml में कितना होगा, तो 10⁻⁻10 अपान का ये हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻13 हो जाएगा। तो इतना मोल OH आयन है 1 ml में। तो कह रहा है कि 1 ml में नंबर ऑफ OH आयन क्या होंगे, तो 10⁻13 × 6.022
10 पावर 23, तो 13 इसमें से हटा दीजिए, तो 13 हटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 3 हट गया तो 20, 10 हटा और इसका मतलब 6.022 10 पावर यहाँ पर 10 ये लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो 6.02 10 पावर 10 इतने नंबर ऑफ OH आयन होंगे 1 ml सोल्यूशन में। तो इसका आंसर थर्ड आएगा, 88 का थर्ड हो जाएगा। हम पहले H+ आयन निकाल रहे थे, H+ आयन पूछा नहीं, OH आयन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। करा नीचे 4 ऑप्शन में कौन सा बफर सोल्यूशन बनाएगा ऐसा पूछ रहा है। तो आंसर में सब में आप मैच करा लो, देख लो। यहाँ पर बफर चौथे में इसलिए बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये है एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है। इसका मोलैरिटी नॉर्मलिटी मालूम दिया, तो मिली इक्विवेलेंट कितना होगा जरा बताओ। तो इसका मतलब 500 × 2 करेंगे, 1000 मतलब ये हो गया 100 मिली इक्विवेलेंट हमारे पास एसिड है। और यहाँ पर जरा ये तो 50 मिली इक्विवेलेंट NaOH है। तो इसका मतलब हुआ CH3COOH और NaOH में यदि हम बात करें तो ये 100 मिली इक्विवेलेंट है और ये 50 मिली इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब ये लिमिट में है, ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस है। तो ये रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये बन जाएगा CH3COONA और वाटर बनेगा। ठीक है, तो शुरू में कुछ भी नहीं था, जब रिएक्शन हुआ तो 50 मिली इक्विवेलेंट बेस 50 मिली इक्विवेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये है बिफोर रिएक्शन और ये है आफ्टर रिएक्शन। तो 50 मिली इक्विवेलेंट बेस खर्च हो जाएगा, इसमें से 50 मिली इक्विवेलेंट खर्च होगा, 50 मिली इक्विवेलेंट एसिड बच जाएगा, 50 मिली इक्विवेलेंट साल्ट का बन जाएगा। तो इन मिक्सचर में हमारे पास 2 लोग होंगे, क्या क्या होगा, तो वीक एसिड होगा, साल्ट ऑफ इट्स एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा। इसका मतलब यहाँ पर बफर बनेगा। और आप मिला के देख लो, कहीं भी बफर बनने का कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है। चाहे तो आप पहले में ही चेक कर लो एक बार। तो यहाँ पर 50 मिली इक्विवेलेंट एसिड है और 50 मिली इक्विवेलेंट बेस है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो साल्ट बन जाएगा, एसिड बेस सब खर्च हो जाएंगे, 50 मिली इक्विवेलेंट साल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर बफर बनेगा ही नहीं, बफर यहाँ भी नहीं बनेगा। देख लो 50 मिली इक्विवेलेंट एसिड और यहाँ 50 मिली इक्विवेलेंट एसिड ही है, तो यहाँ बफर बनने का कोई चांस नहीं है। इस वाले केस में आइए, तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा कितना भाई 50, और इसका मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 100। तो बेस का मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है, माने ये एक्सेस में है, ये लिमिट में है, तो ये तो खर्च हो जाएगा, साल्ट बनेगा लेकिन बेस बचेगा। तो इन दोनों का मिक्सचर फिर बफर नहीं होगा। मतलब साल्ट जो बने, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट बनेगा और स्ट्रॉन्ग बेस का जो मिक्सचर होगा वो बफर नहीं होता है। तो यहाँ तीनों जगह बफर नहीं बनेगा, बफर सिर्फ चौथे में बनेगा। और एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आप देखेंगे, करा व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड देन प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl विल अकर इन। देखो 3 सॉल्यूशन आप पढ़ते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि साल्ट का KSP ज्यादा है, IP कम है, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो गया। और सैचुरेटेड में क्या होता है कि जब KSP और IP दोनों साल्ट का बराबर है तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। और यदि IP ज्यादा है, KSP कम है, तो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि जिस साल्ट का KSP सवाल में दिया है, AgCl का KSP देखिए दिया है, तो इसी का हम IP निकालेंगे। तो AgCl का पहले ब्रेक करके हम लिखेंगे Ag प्लस Cl माइनस। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम IP का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन करेंगे। हमें क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन में केटायन और एनायन का कंसंट्रेशन फाइनल सॉल्यूशन से रखना है।
अच्छा, इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिलाया जा रहा है। देखो, इसका और इसका इक्वल वॉल्यूम मिलाया जा रहा है। अच्छा, जब इक्वल वॉल्यूम मिलाएंगे तो सिल्वर आयन का पहले मोलरिटी 10⁻⁻⁴ था, और जैसे ही वॉल्यूम डबल होगा इसका मोलरिटी आधी हो जाएगी, मतलब इसकी मोलरिटी हो जाएगी 10⁻⁴/2। वैसे OH आयन का देखिए, सॉरी क्लोराइड आयन की मोलरिटी इतनी थी, मिक्सचर के अंदर फाइनल सॉल्यूशन में जस्ट आधी हो जाएगी, 10⁻⁴/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए तो आ जाएगा 2 × 2 4 माने 1/4, 10⁻⁻8 आएगा, और 1/4 का मतलब हो गया 0.25 × 10⁻8। पॉइंट यदि इधर अंदर ले लिया जाए तो एक तरीके से हम लिखेंगे 2.5, और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.5 × 10⁻⁹ ये IP आ गया साल्ट का, और IP हमने निकाला KSP क्वेश्चन में दिया है। तो आप जरा देखो, IP की वैल्यू ज्यादा है साल्ट का, क्योंकि 10⁻⁹ के ऑर्डर में है और ये 10⁻⁻10 के ऑर्डर में है। तो IP का वैल्यू साल्ट का IP ज्यादा है, KSP कम। और आप पढ़ते हैं, यदि IP ऑफ साल्ट ग्रेटर देन KSP ऑफ साल्ट, देन साल्ट सोल्यूशन विल बी सुपर सैचुरेटेड। ये सुपर सैचुरेटेड साल्ट होगा, और सुपर सैचुरेटेड यदि साल्ट है तो फिर यहाँ पर PPT टेक्स प्लेस, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, माने यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा। ये आखिरी सवाल हमारा था, लेकिन ये अच्छा सवाल है, देख लीजिएगा। बाकी और कहीं भी मिक्सिंग आप करके देखेंगे तो वहां पर या तो IP KSP के बराबर आ जाएगा, और या फिर KSP ज्यादा आएगा, IP कम आएगा। पहला वाला ऑप्शन जो है इसी में चेक करेंगे तो यहाँ पर IP की वैल्यू KSP से ज्यादा आएगी, और जैसे ही IP ज्यादा होगा KSP से, साल्ट सोल्यूशन हमारा जो होगा वह सुपर सैचुरेटेड होगा, और वहां पर प्रेसिपिटेशन होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो पहला आंसर में हमारा PPT पाया जाएगा और कहीं नहीं होगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को लगभग डिस्कशन किया। जहां पे आपको डाउट हो उस क्वेश्चन को यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।